तो माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम वन हाफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। बेंजीन में एसिटिक अम्ल संगुणित होकर युग्म अणु यानी डबल मॉलिक्यूल बनाता है। बेंजीन के 100 ग्राम में यदि 1.65 ग्राम एसिटिक अम्ल के हो तो क्वथनांक में 0.36 डिग्री की वृद्धि हो जाती है। वन हाफ गुणांकी को परिकलित करो और बेंजीन में एसिटिक अम्ल के संगुणन की मात्रा यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन ज्ञात करो। बेंजीन के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 2.57 है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका इस तरीके से होगा कि एसिटिक अम्ल की परिकलित आणविक संहति, मतलब हम जो एसिटिक एसिड है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हम यदि कैलकुलेट करें तो जैसे कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इन सबको यदि हम कैलकुलेट करें तो एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, आणविक भार होता है, या एक मोल का जो 1 मोल एसिटिक एसिड इज इक्वल टू 60 ग्राम। अब एसिटिक अम्ल की प्रेक्षित आणविक संहति का हम मान ज्ञात करते हैं। तो मान ज्ञात करने के लिए हम जो मोलल उन्नयन है का जो फॉर्मूला है उसको काम में ले सकते हैं, यानी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू W1 अपॉन M1 इंटू W0 इन और गुणा में 1000। तो के बी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक है। यह हमने सब कैलकुलेट किया था, फॉर्मूला निकाला था हमने पहले पिछले वीडियोस में। तो और एसिटिक अम्ल की जो मात्रा है जो बेंजीन में मिलाई गई है वो 1.65 ग्राम मिलाई गई है। विलायक की जो मात्रा है वो 100 ग्राम है, यानी बेंजीन कितना लिया है हमने? 100 ग्राम बेंजीन लिया है। और क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक जो है के बी वो है 2.57 केल्विन पर मोल। और क्वथनांक उन्नयन कितना है? डेल्टा टी बी का मान ये भी हमें दिया गया है 0.36 केल्विन है ये डिफरेंस। यानी यदि हम एसिटिक एसिड को बेंजीन में मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में इतनी वृद्धि हो जाती है। तो ये डेल्टा टी बी है। तो इस फॉर्मूले को हम व्यवस्थित करें और तो होगा M1 इज इक्वल टू के बी W1 अपॉन W0 डेल्टा टी बी और इनटू 1000। तो हम इन सब की वैल्यू यदि हम रखें तो M1 निकाल सकते हैं। तो M1 बराबर 2.57 इंटू 1.65 इंटू 1000 अपॉन वेट कितना है बेंजीन का? 100 ग्राम इंटू 0.36। इसको कैलकुलेट करने पर 117.79 ग्राम पर मोल M1 आ जाएगा। ठीक है, ये M1 आ गया, यानी 1 मोल का भार इतना आया इस कैलकुलेशन से। जबकि वास्तविकता में जो एसिटिक एसिड का 1 मोल है वो कितना हमने कैलकुलेट किया? 60 ग्राम। तो हम वांटा फैक्टर को लिख सकते हैं। वांटा फैक्टर इज इक्वल टू परिकलित आणविक संहति अपॉन प्रेक्षित आणविक संहति। परिकलित यानी हमने जो कैलकुलेट किया वो 60 ग्राम, प्रेक्षित यानी यहाँ से हमने जो निकाला वो है 117.79। तो इसको कैलकुलेट करने पर वांटा फैक्टर I इज इक्वल टू 0.509 आएगा। अब इसको यदि हम एक इक्वेशन जो केमिकल रिएक्शन है के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं कि मतलब इसमें भाई युग्म बनता है मॉलिक्यूल का
यानी द्विगुणन होता है। तो दो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड के वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेता है CH3COOH का होल ट्वाइस। ठीक है। अब ये एक रिएक्शन है, एक तरीके से इक्विलिब्रियम रिएक्शन। अब प्रारंभिक अवस्था में हमने एसिटिक एसिड लिया, मान लीजिए 1 मोल लिया, तो प्रारंभिक अवस्था में तो इसका डायमराइजेशन नहीं होगा। तो अब साम्य अवस्था में इसका मान लीजिए एक भाग में से जितना अंश टूटा उसी हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, जो कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब है इतना भाग का द्विगुणन हुआ है। तो साम्य पर इसका 1 - x रह गया एसिटिक एसिड का, और द्विगुणित जो एसिटिक एसिड है वो कितना बना, x/2, क्योंकि दो मॉलिक्यूल इसमें आपस में मिल करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब साम्य पर हम प्रभावी मोलों की कुल संख्या यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये साम्य पर जितने मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट के, सॉल्यूट के, वो जोड़ लेंगे तो 1 - x + x/2 हो जाएगा। ठीक है। अब I = इसको हम ऐसे दो लघुत्तम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, I = 2 - 2x + x/2। तो 2x और प्लस ये 2x जो है ये माइनस में है, प्लस x तो ये 1x रह जाएगा। तो I = 2 - x/2। तो I जो वांटा फैक्टर है वो उसका फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रभावी मोलों की कुल संख्या अपॉन अपेक्षित मोलों की कुल संख्या। हमने अपेक्षित मोलों की मतलब शुरू में हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसमें 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो I = हो जाएगा 2 - x, ये सामने पर है, अपॉन 2। ठीक है। अब I = हमें I का मान पता है, I = 0.509, ये हमने अभी कैलकुलेट किया है और I = 2 - x/2 होता है, तो 0.509 = 2 - x/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हम निकालने पर प्राप्त होती है x बराबर 0.982। ठीक है। अब x बराबर 0.982 आता है। बेंजीन में एसिटिक अम्ल के द्विगुणन की मात्रा कितनी है, द्विगुणन की मात्रा, इसको ये एक भाग में से इतना जो अंश है यानी 0.982 जो अंश है वो उसका द्विगुणन हो जाता है। तो इसको परसेंटेज में लिख सकते हैं 98.2%। ठीक है, 98.2%। कैसे लिख सकते हैं, 0.982/1 × 100, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा 98.2%। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट देखते हैं। यानी जो सॉल्वेंट में यदि हम सॉल्यूट को मिलाते हैं तो यदि उसका वियोजन हो जाए तो क्या होगा, तो इस स्थिति में अणुओं का एक भाग वियोजित हो जाता है, टूट जाता है टुकड़ों में, यानी उसका आयनाइजेशन हो जाएगा या वियोजन हो जाएगा। अणु जो होते हैं वो छोटे अणुओं में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो सरलतम अणुओं या आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। अब माना कि अब हम KCl ले लेते हैं, मान लीजिए पोटेशियम क्लोराइड का एक जलीय या एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, तो उसमें अब ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो जो एक्वस सॉल्यूशन में KCl K+ और Cl- आयन्स बनाएगा। तो मान लीजिए प्रारंभ में हमने KCl लिया 1, तो प्रारंभ में तो इसका आयनाइजेशन नहीं हुआ, तो साम्य पर इसका मान लीजिए एक में से x भाग टूट गया, तो K+ कैटायन कितना बना, अल्फा, और Cl- कितना बना, अल्फा। एक भाग है, जो इक्वेशन है वो 1:1:1 में है। तो कुल प्रभावी कणों की संख्या साम्य पर क्या हो जाएगी, 1 - अल्फा + अल्फा + अल्फा।
तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। तो वन टॉप गुणांक क्या होता है, आई इज इक्वल टू प्रभावी मोलों की कुल संख्या अपॉन अपेक्षित मोलों की कुल संख्या। प्रभावी मोलों की संख्या कितनी है, 1 प्लस अल्फा, और अपॉन हमने एक भाग लिया था तो अपॉन 1। तो आई यदि अब हमें जैसे आई का मान पता हो तो इससे से हम अल्फ़ा की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, और यदि हमें अल्फ़ा पता हो तो हम आई की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट को भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।